वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। प्लांट में और एनिमल में किस तरह से प्रोसेस को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह कोऑर्डिनेट करके हम कंडीशन को मेंटेन करते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। चलिए, तो हमारा न्यू चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसे हम शॉर्ट में CNC बोल सकते हैं। CNC, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन क्या है और इससे क्या चीजें कंट्रोल होती हैं। जैसे हमारे पास एक टर्म आती है, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं हम लोग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस इसका मतलब क्या होता है? देखिए, होम्योस्टेसिस की यदि बात करें तो होम्योस्टेसिस का मतलब है ये मैकेनिज्म है जिससे जो इंटरनल कंडीशन है बॉडी की वो कांस्टेंट रहती है। तो बॉडी के इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। तो इट इज द मैकेनिज्म टू मेंटेन द टू मेंटेन द to maintain the constant internal condition of body। बॉडी की इंटरनल कंडीशन को कांस्टेंट बनाए रखना ये कहलाता है होम्योस्टेसिस। और ये होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होता है? क्योंकि जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कॉन्स्टेंटली बदल रही हैं, तो उसके साथ बॉडी की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करना है। और इसको मेंटेन कौन करता है? इट इज मेंटेन्ड बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन से मेंटेन होती है, ठीक है। जैसे जब हम एक माउंटेन की तरफ जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर हमें ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमारी बॉडी जो है उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी आएगी। लेकिन थोड़े ही टाइम में हमारी बॉडी उस सिचुएशन को कोप अप कर लेती है। कैसे करती है? तो हमारी बॉडी में जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और बाइंडिंग एफिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी और जल्दी जल्दी टूट के ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलता रहेगा। तो जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड जो है वो पंप हो हमारी बॉडी में और ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिले, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इस डिमांड को पूरा करने के लिए आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, ताकि ऑक्सीजन की जो डेफिशिएंसी आ रही है हाई एल्टीट्यूड में आने पर वो ठीक हो सके, कम हो सके, कोप अप हो सके।
तो जब हम हाई एल्टीट्यूड पे मूव करते हैं तो जो हमें डेफिशिएंसी फील हो रही है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। तो एक टर्म हम और समझ लेते हैं यहाँ पे, एल्टीट्यूड सिकनेस। इसमें क्या होता है, एट हाई एल्टीट्यूड deficiency of oxygen takes place. To cope up such condition, to cope up such condition, our body show some changes। वो चेंजेस क्या होते हैं, और उसमें है, पहला है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट या बीट, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ब्लड पंप हो और हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है जी। ये जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये एक्सटर्नल कंडीशन के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, सो दैट इंटरनल एनवायरनमेंट, सॉरी, एडजस्ट विद एक्सटर्नल स्ट्रेस। ठीक है जी। अब देखो, एनिमल में दो तरीके का कोऑर्डिनेशन देखने को मिलता है। एनिमल में जो प्रोसेस हो रहे हैं वो दो तरह से कंट्रोल हो सकते हैं, दो तरह से कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें एक तो केमिकल के द्वारा कंट्रोल होता है जिसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, और दूसरा है न्यूरल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो न्यूरॉन्स के द्वारा या नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। तो एनिमल में न्यूरल कोऑर्डिनेशन और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन दो चीजें देखी जाती हैं, जबकि प्लांट में नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, तो प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं, इन एनिमल्स two types of coordination is observed। और वो कौन कौन सा है, एक है देखिए, तो एनिमल में दो तरह का कोऑर्डिनेशन है। एक तो जो हॉर्मोन्स के द्वारा हो रहा है, केमिकल के द्वारा हो रहा है, उसको कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। और सेकंड है जो कि नर्वस सिस्टम के द्वारा होगा, उसको बोलेंगे न्यूरल कोऑर्डिनेशन या नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं
कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए। इन दिस हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जबकि इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स या नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। इन दिस नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व, इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। अब देखो प्लांट के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, तो प्लांट में भी कुछ प्रोसेस कंट्रोल होते हैं, जैसे प्लांट की ग्रोथ हो गई, प्लांट की मूवमेंट हो गई, ये सब कैसे हो रहा है? तो प्लांट में सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। तो यदि हम प्लांट की बात करें तो हम बोल सकते हैं इन प्लांट्स ओनली वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज ऑब्जर्व। प्लांट में सिर्फ एक ही तरीके का कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, और वो है हार्मोनल या केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हार्मोनल या केमिकल कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी। और इसको हम, जो इसमें हार्मोन इन्वॉल्व हैं उनको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। द हॉर्मोन्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड फाइटो हॉर्मोन्स, इन्हें फाइटो हॉर्मोन्स बोला जाता है। ठीक है जी। तो अब हम सबसे पहले आज जो हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। सबसे पहले प्लांट में किस तरह से होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसको समझेंगे, और उसके बाद हम एनिमल शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम आज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसे नोट कर लें, फिर हम प्लांट के बारे में बात करें। चलिए, तो हम बात करते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह से होता है केमिकल। चलिए, अब देखिए, एक चीज तो हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो हार्मोन्स के द्वारा होगा, अभी हमने लिखा भी है। अब इसमें हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। पहला है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट में मूवमेंट में होता है, मूवमेंट किस तरह से होती है प्लांट में। और दूसरा, प्लांट के अंदर होते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स में कौन कौन सी मूवमेंट देखी जाती है। तो फर्स्ट है हमारे पास मूवमेंट्स इन प्लांट। प्लांट में या प्लांट्स में कौन कौन सी मूवमेंट है उसको हम समझते हैं। प्लांट एक जगह फिक्स होते हैं सॉइल में,
ठीक है, ऐसा तो है नहीं वो भाई मूव करके कहीं और चला जाएगा। तो जैसी मूवमेंट ब्रेन में हो रही है वैसी मूवमेंट तो प्लांट में नहीं होती, लेकिन प्लांट में कुछ चेंजेस हैं, कुछ जो अडेप्टेशन है प्लांट के अंदर सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो प्लांट के अंदर चेंजेस आए। ये प्लांट दो तरह की रिस्पॉन्स शो करता है, एक तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करेगा, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करेगा। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स प्लांट में आ रहा है वो आता है किसके अगेंस्ट? वाटर के अगेंस्ट हो सकता है, लाइट के अगेंस्ट हो सकता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट हो सकता है, टच के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, दोबारा समझ लें, प्लांट में एनिमल की तरह ब्रेन लाइक मूवमेंट तो नहीं होती। ठीक है, ब्रेन लाइक कोई स्ट्रक्चर नहीं है प्लांट के पास। प्लांट ने अपने आप को एडजस्ट किया, अडेप्ट किया कि वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, सराउंडिंग जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करे। तो प्लांट में हमें दो तरह के रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, एक होता है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, दूसरा होता है नेगेटिव रिस्पॉन्स। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स जो है ये किस किस के अगेंस्ट आता है? वाटर के अगेंस्ट हो सकता है, लाइट के अगेंस्ट हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा ग्रेविटी के अगेंस्ट हो सकता है, किसी टच के अगेंस्ट हो सकता है, और भी अदर चीजों के अगेंस्ट प्लांट का रिस्पॉन्स हो सकता है। तो इस तरह से प्लांट अलग अलग मूवमेंट को शो करता है। ठीक है, और जो किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो प्लांट में मूवमेंट हो रही है उसे ट्रॉपिक मूवमेंट या कर्वेचर मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट या कर्वेचर मूवमेंट बोला जाता है। तो हम एक बात इसमें लिख सकते हैं जो हमने आपको बताई है कि देयर इज नो ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन प्लांट्स। प्लांट्स के पास कोई ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है जी, तो इन्होंने क्या करा, दे adapt themselves, they adapt themselves according to change changes in their surrounding। इन their surrounding, ठीक है। और यहाँ पर दो तरह के जो प्लांट है वो दो तरह के रिस्पॉन्स शो करता है। प्लांट शो टू टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेस, और वो रिस्पॉन्स कौन कौन से हैं? पहला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स, और दूसरा है नेगेटिव रिस्पॉन्स। पॉजिटिव और नेगेटिव रिस्पॉन्स, दो तरह के रिस्पॉन्स प्लांट शो कर रहा है। इसमें जो ये दोनों रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जैसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है और नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, ये किसके अगेंस्ट आता है? these responses these responses by plants due to light, gravity, water, touch, etc। ठीक है, तो ये जो रिस्पॉन्स है प्लांट का किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, या मूवमेंट हो रही है प्लांट में किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक या कर्वेचर मूवमेंट। तो हमारे पास एक टर्म आती है कर्वेचर मूवमेंट या ट्रॉपिक मूवमेंट, क्या होती है?
ट्रॉपिक मूवमेंट या कर्वेचर मूवमेंट क्या होती है ये? दी मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू स्टिमुलाई, ड्यू टू स्टिमुलाई। प्लांट के अंदर किसी भी स्टिमुलस के अगेंस्ट जो मूवमेंट शो हो रही है या उसकी वजह से जो मूवमेंट आ रही है उसको हम ट्रॉपिक मूवमेंट या कर्वेचर मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सारे मूवमेंट को समझते हैं कि कौन कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट में देखी जाती है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट में सबसे पहली है स्टिमुलस यदि लाइट रहेगा तो उस तरह के कर्वेचर को या उस तरह के मूवमेंट को बोला जाएगा फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें पहला आता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट या इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिज्म। इसमें क्या है, जो स्टिमुलस है वो कौन है? स्टिमुलस इज लाइट। तो हम बोल सकते हैं द मूवमेंट ऑफ प्लांट द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स ड्यू टू लाइट। लाइट की वजह से जो प्लांट मूवमेंट आ रही है उसको बोलेंगे फोटोट्रॉपिज्म। ये दो तरह का हो सकता है। जैसे स्टेम की बात करें तो प्लांट का स्टेम जो लाइट सोर्स है उसकी तरफ बढ़ेगा। तो जब लाइट सोर्स की तरफ प्लांट का स्टेम बढ़ रहा है तो स्टेम की जो मूवमेंट है ये तो हो गई पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और जो रूट होती है प्लांट की वो सोर्स के अगेंस्ट मूव करती है, डाउनवर्ड मूव करती है। इसलिए रूट की जो मूवमेंट होती है वो होती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो यहाँ पर स्टेम शो पॉजिटिव फोटो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या है? ये मूव करता है वर्ड्स लाइट सोर्स, इसलिए पॉजिटिव हो गया। और जो रूट है, रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ये कैसा हो गया? इसमें होता है ये मूव कर रहा है, मूव टूवर्ड्स नहीं सॉरी, अगेंस्ट लाइट सोर्स, लाइट सोर्स या ऑपोजिट लिख सकते हो। ठीक है, लाइट सोर्स के ऑपोजिट मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव करती है रूट, इसलिए रूट शो करती है नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पहला हो गया हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब दूसरा मूवमेंट हम देखते हैं इसके अंदर, जो ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग भी प्लांट मूव करता है। ग्रेविटी में क्या रहेगा? देखो ग्रेविटी में स्टेम तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट होगी उसको बोलेंगे हम लोग जियोट्रॉपिक मूवमेंट या जियोट्रॉपिज्म। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जियोट्रॉपिज्म के बारे में। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। सेकेंड मूवमेंट समझते हैं अब।
सेकंड टाइप की मूवमेंट अब समझते हैं हम, और वो है जियोट्रॉपिक मूवमेंट, या इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। इसमें क्या होता है, मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट में मूवमेंट आ रही है उसे बोलते हैं हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये भी दो तरह की हो सकती है, कौन कौन सी देखो, एक है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक जो रूट शो करती है, तो रूट शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। दूसरा है स्टेम। स्टेम क्या शो करता है, स्टेम शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब ये बातें क्लियर हैं, इनको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है। टूवर्ड्स होगा तो पॉजिटिव और अगेंस्ट होगा तो नेगेटिव। तीसरा जो मूवमेंट है उसकी बात करते हैं हम, थर्ड। थर्ड वन है आपका किसी केमिकल की वजह से यदि मूवमेंट आ रहा है तो उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। मूवमेंट या इसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म की यदि बात करोगे तो ये मूवमेंट किस वजह से है, मूवमेंट इन प्लांट्स ड्यू टू केमिकल। केमिकल की वजह से प्लांट में जो मूवमेंट आएगा उसको बोलेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें एग्जांपल है, हम देख सकते हैं जैसे पॉलन ट्यूब की ग्रोथ हो गई, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, आगे आएगा रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें समझेंगे इसको। एक्चुअली होता क्या है, स्टिग्मा जो है, स्टिग्मा में एक केमिकल रिलीज होता है, और जो स्टिग्मा के अंदर जाएंगे तो स्टाइल होगा, उसके अंदर ओवरी होगा, ओवरी में ओव्यूल है, ओव्यूल में कुछ सेल होती हैं तो बोलते हैं हम लोग सिनर्जिड सेल्स। ये सिनर्जिड सेल केमिकल रिलीज करती हैं, और साथ में फिलीफॉर्म apparatus है, तो यहाँ से केमिकल रिलीज होगा, और ये इन केमिकल की वजह से जो पॉलन ट्यूब है वो आगे की तरफ मूव करती जाती है। तो जो ग्रोथ हो रही है पॉलन ट्यूब की वो केमिकल की वजह से होती है, इसलिए इस तरह की मूवमेंट को हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। तो आज की क्लास में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लिया इसका। सबसे पहले हमने समझा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में होम्योस्टेसिस क्या होता है, उसके बाद हमने देखा एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा। फिर हमने देखा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो दो तरह का हो सकता है, हार्मोनल हो सकता है और न्यूरल या नर्वस हो सकता है इन केस ऑफ एनिमल। जबकि प्लांट में न्यूरॉन तो है नहीं, ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए प्लांट में सिर्फ और सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। और प्लांट में हमने दो चीजें समझनी है, पहला देखना है मूवमेंट इन प्लांट, दूसरा ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो सबसे पहले आज हमने मूवमेंट की बात करी कि प्लांट में मूवमेंट जो है वो कितनी तरह की हो सकती है। उसमें सबसे पहला हमने समझ लिया आज ट्रॉपिक या कर्वेचर मूवमेंट, और उसमें फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म हमने समझ लिया। इसके बाद जो बाकी की जो मूवमेंट है उनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।